हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज की डेट है 6 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड रेजिस्टेंस कि कोविड-19 की केसेस फिर से आने लग गए हैं और जो संडे का जो रिकॉर्ड था वो कुछ ऐसा था कि 1 लाख से ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए गए हैं। तो यहाँ पर एडिटर अपनी तरफ से जो चीज़ें हाईलाइट करना चाह रहे हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि एक तो इनोक्यूलेशन जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स, जैसे कि टेस्टिंग टाइम पे हो जाए, मॉनिटरिंग टाइम पे हो जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाए। इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। और दूसरी तरफ कि जो सितंबर के टाइम पे एक बार सितंबर से लेकर के मानो फरवरी तक का जो टाइम था तो कोविड के केसेस कम आने लग गए, तो एक तरीके से लोगों में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब कोविड-19 ख़त्म हो रहा है। बट रियलिटी क्या है कि कोविड-19 के अब और ज़्यादा म्यूटेंट वेरिएंट्स, चाहे वो यूएसए से हो, चाहे यूके से हो, चाहे साउथ अफ्रीका वाले स्ट्रेन की बात करो, उनके इन्फेक्शंस भी अब इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और साथ में ये भी है कि ये जो नए म्यूटेंट वायरस के जो स्ट्रेन्स हैं इनके इन्फेक्शन की स्पीड, मल्टीप्लिकेशन स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो इनोक्यूलेशन तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ में जो एक स्ट्रिक्टनेस बरतनी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी ज़रूरी है, टाइम पे टेस्टिंग होनी ज़रूरी है, तब जा कर के ये प्रॉपर कंटेनमेंट मेथड्स जिससे कि जो इन्फेक्शन वाले एरियाज़ हैं उनको वहीं पे सीज़ कर दिया जाए, जिससे कि तो जो ये इन्फेक्शन के केसेस हैं उनको रोका जाए। ठीक है, तो अभी बेसिकली महाराष्ट्र में आप देख सकते हो कि जो वीकेंड्स पे लॉकडाउन लगाया है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सवाल उठाया, बोले कि ये आप वीकेंड्स पे अगर आप लगाते हो ना तो ये वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा दूसरे और स्टेट्स भी बहुत सारे हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी की शॉर्टेज के चांसेस बन गए हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी आने लग गई है। तो हमने पिछले 1 से 1.5 साल में जो कुछ भी लर्निंग्स ली हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर अब अप्लाई करने की ज़रूरत है, अप्लाई करना चाहिए हमें। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि हमने जो कुछ भी किया है उसको हम जल्दबाजी में इग्नोर ना करें। आज तो चलो हमारे पास में वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो वैक्सीन ड्राइव भी एक वॉर फुटेज लेवल पे चलनी चाहिए, मतलब एक युद्ध स्तर की जो लड़ाई होती है उसके हिसाब से हमें कोविड-19 को कंटेन करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी वो हमने देख ली, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा डिसफंक्शन इन बॉन्ड मार्केट, अभी जो कुछ भी अभी देखने को मिल रहा है मार्केट में, ठीक है, जब से बजट आया तब से लेकर के अब तक, क्योंकि एक तो बॉन्ड यील्डिंग बढ़ती चली जा रही है और इसका असर क्या हो रहा है कि बॉन्ड यील्डिंग के चलते हमारे यहाँ पर जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकाल करके बाहर लेके जा रहे हैं, तो इसका इकोनॉमी पे असर। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स का जो फिस्कल टारगेट था वो फिस्कल टारगेट भी इन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया। कि एक मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स की डिमांड ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से गारंटी दे दे जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट उधार ले सके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और साथ में ये भी चीज़ क्लियर हुई बजट में कि अब की बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए भी तो पैसे की ज़रूरत थी ना। तो सरकार जो है वो अपनी तरफ से पैसा भी टाइम पे पूरा प्रॉपर नहीं खर्च कर पा रही है। इसके अलावा एक चिंता की बात यह भी है कि आरबीआई जो कुछ भी पॉलिसी रेट फॉर्मुलेट करते हैं उस पॉलिसी रेट और साथ में जो गवर्नमेंट जो पैसा यूज़ करती है उसका ब्याज जो देती है गवर्नमेंट, या फिर जो गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट है, वो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है जिसको टर्म प्रीमियम बोलते हैं, बोलो वो बहुत ज़्यादा राइज हो गया। तो उसके चलते क्या हो गया, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पैसे को मार्केट से एब्जॉर्ब करने में सक्षम भी है, पर सक्षम होने के बावजूद भी मार्केट से पैसा कम उठा रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बॉन्ड मार्केट, जिसमें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अगर बात की जाए वो बहुत वीक परफॉर्म कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसीलिए ये यील्डिंग बढ़ गई और इसी के चलते आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ इकोनॉमी से। तो इस आर्टिकल को आप देखोगे तो इकोनॉमी पेज, इकोनॉमी वाला जीएस पेपर 3 है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा यहाँ पर ये कोविड-19 से रिलेटेड आर्टिकल है, नहीं डिस्कस करेंगे, ये भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। इधर वाला आप देख सकते हो एग्रेसिव गवर्नेंस।
अभी कल हमने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी, फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ आई थी कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला एरिया है, बस्तर वाला रीजन, जहां पर अभी 22 जवानों की डेथ हो गई, जो भी एक ऑपरेशन कंडक्ट करने की बात की गई थी उसमें, तो बेसिकली इसमें सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है। तो इसको आप जीएस पेपर 3 का जो सिक्योरिटी रिलेटेड मुद्दा है ना, टॉपिक है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। इसका मैंने बताया था कल कि 2.5 फ्रंट, 2 फ्रंट, एक चाइना एक पाकिस्तान, हाफ फ्रंट की बात करो तो इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो हम इसमें हाफ फ्रंट वाली बात यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक ही आर्टिकल देखेंगे। इसके अलावा आइडिया पेज पे हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि अब दिल्ली को नेटो के साथ में एंगेजमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इस आर्टिकल को। ये इधर पाकिस्तान ने जो यू टर्न लिया है, अ फॉल्स डाउन, ये आर्टिकल लिखा है शरद सब्रवाल ने। तो ये आर्टिकल आपको खुद से देखना है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड जो अभी पूरा जो इशू चल रहा है, जो बातचीत चल रही है नॉर्मलाइज करने की, रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और ये यू टर्न वाला आर्टिकल है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये आपके लिए टास्क है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को एक बार रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखो, ठीक है। हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा ये तीसरा जो आर्टिकल है ये बिल्कुल भी काम का नहीं है हमारा, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो 3 आर्टिकल्स हैं, एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है एग्रेसिव गवर्नेंस। देखो, कम से कम 22 लोगों की डेथ हो गई और 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं कि अभी जो एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था छत्तीसगढ़ में, जिससे कि जो माओवादी लोग हैं वहाँ पर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको पकड़ना, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक लीडर था जिसका नाम था कमांडर हिदमा, उसको पकड़ने का मेन टारगेट था। बट ये सारा ऑपरेशन बहुत हद तक फेल हो गया और इसके चलते देखो आप 22 जो जवान थे उनकी डेथ हो गई और 30 से ज़्यादा जवानों को इंजरीज पहुंची है। तो ये एक इंटर डिपार्टमेंटल ऑपरेशन था जिसमें एसटीएफ, डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस या छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा यूनिट, ये सब मिलकर के काम कर रही थी इस पर्टिकुलर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया वाले में, जिसको बस्तर रीजन बोलते हैं। साउथ छत्तीसगढ़ में है ये। तो ये छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें मेनली आप देखोगे सुकमा और बीजापुर करके जो बॉर्डर एरियाज के जो डिस्ट्रिक्ट है, वो मेजर सेंटर हैं माओइस्ट एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और यही एक चैलेंज था। और इस चैलेंज में आप देखोगे ऑपरेशन का प्लान क्या था कि एक मतलब बटालियन नंबर 1 का जो एरिया था वहाँ पर कमांडर हिदमा को कैप्चर करना, जो कि मोस्ट वांटेड माओइस्ट की लिस्ट में एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आप कंसिडर कर सकते हो कि हाँ, इसको तो पकड़ना है ही, द मोस्ट वांटेड में से एक। इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, बट वो लोकल इंटेलिजेंस जो मिली वो कहीं ना कहीं वहाँ पे फेल हुई। दूसरी तरफ पुलिस ने जो एक्शन लिया वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए एक अटैकिंग मोड में गए। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा फोर्सेज इन्वॉल्व थी, तो इस प्रोजेक्ट को आप छुपा करके नहीं रख पाए। तो एक तो ये मुद्दा था कि इस हिदमा को पकड़ना, और गांव का जो लोकल जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था वहाँ का बस्तर रीजन का, उस पर बेस्ड टारगेट ये फिक्स किया गया था। दूसरा जो चैलेंज था वो ये कि बस्तर जो है ना, ये एक एग्रेसिव गवर्नेंस का एग्जाम्पल यहाँ पे एक एविडेंस के तौर पे हमें दिखाई देता है। बट आप देखोगे कि यहाँ पर केवल एक सिक्योरिटी रिस्पॉन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखो तो वो केवल कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने में आप फेल हो जाओगे, क्योंकि केवल सिक्योरिटी इशू ही नहीं है, वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा मुद्दा है कि जहाँ पर गवर्नेंस को लेकर के पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी भी कमियाँ हैं, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि देखो सेंट्रल फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ हो या कोबरा हो, देखो ये अपने आप में वेल इक्विप्ड होती हैं। स्टेट में जो पुलिस फोर्सेस काम करती है, जिनको हम प्रोविंशियल सिक्योरिटी फोर्सेस बोल सकते हैं, राइट। तो क्या उनका वेल इक्विप्ड होना ही एक सही बात है किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट कराना? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकल टेरेन कैसा है, नेचर कैसा है, वहाँ पर जो माओइस्ट लोग हैं उनका जो गुरिल्ला वॉर है, छुप छुप करके जो अटैक करते हैं, वो उसका क्या तरीका होता है, साथ में उस पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड जो स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है वो लोकल पुलिस फोर्स को मिलती है। तो यहाँ पर हेड करने की ज़रूरत थी, इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने की ज़रूरत थी लोकल पुलिस फोर्स के द्वारा। इसके अलावा दूसरी अगर बात करें तो ये जो ऑपरेशन था
इसको कंडक्ट करने से पहले एक सॉलिड लोकल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लान बनाने की ज़रूरत थी कि जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो जो भी स्पाइज हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके जो डेटास थे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत थी, चेक करने की ज़रूरत थी, तब जाकर के ये अगर सॉलिड इंटेलिजेंस बेस पे ये प्लान एग्जीक्यूट करते तो अच्छा मिलता। दूसरी तरफ आप देखोगे कि छोटी स्ट्राइक करना ज़्यादा इजी रहता है बजाय कि आप बड़ा कोई ऑपरेशन करो। और ये जो अभी हमने देखा कि कितनी सारी फोर्सेस इन्वॉल्व थी, क्या हुआ इसका असर कि ऐसे बड़े ऑपरेशंस को आप अंडर रैप्स नहीं रख सकते, मतलब छुपा करके नहीं रख सकते। तो माओइस्ट को भी तो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिली होगी ना कि ये इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस प्लान कर रही है हिदमा को पकड़ने के लिए, तो वो भी अपनी तरफ से तैयार थे। तो देखो माओइस्ट इंसर्जेंसी को रोकना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना पड़ेगा जो लोकल थाना होते हैं उनके, दूसरे कैपेबल ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा वहाँ पे, और पॉलिटिकल बैकिंग भी उन ऑफिसर्स को प्रॉपर मिलनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी। अब होगा क्या, ये जो लोकल नेटवर्क जो तैयार किया जाएगा स्पाइस का, जासूसों का, वो तो देखो ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम करेगा कि हाँ कहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट होने वाली है, और माओइस्ट का जो जत्था है वो अभी क्या प्लान कर रहा है आगे कोई भी इंसर्जेंसी या कोई भी तरीके से रीजन को अनस्टेबल बनाने के लिए। तो एक्स्ट्रा मैन पावर भी डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे सेंट्रल फोर्सेज हो चाहे या स्टेट फोर्सेज हो। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो रूट है ना उस पर काम करने की ज़रूरत है, सिम्टम्स पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिम्टम्स पे तो अपने सिम्टम्स तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे जब रूट्स ठीक हो जाएंगी। तो नक्सल इंसर्जेंसी जो है बस्तर वाले रीजन में, वहाँ पर एक तो देखो प्रॉपर तरीके से एक नेटवर्क तैयार होना चाहिए, चाहे वो यहाँ पे मैन पावर की बात हो स्पाइस की, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करो। अगर बस्तर रीजन की बात करें तो इंडिया का लीस्ट डेवलप्ड रीजन्स में से एक है बस्तर रीजन। अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो बीजापुर और सुकमा ये दोनों जिले ऐसे हैं जो कि लिटरेसी मतलब साक्षरता पॉइंट ऑफ व्यू से बॉटम में सेकंड और थर्ड रैंक पे आता है। आप देखो यहाँ पे लिटरेसी रेट कितनी कम है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड की बात करो, कम्युनिकेशन लाइंस की बात करो, ये बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक तरीके से बिल्कुल पीछा छोड़ रखा है, एकदम बिल्कुल ही इस तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया, चाहे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वहाँ के लोगों की जो वेलफेयर के लिए स्कीम्स इंप्लीमेंट करने की बात हो। तो जब लोगों को वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, वेलफेयर को ही इंश्योर नहीं करोगे आप वहाँ के लोगों के, तो वो तो यही सोचेंगे ना कि हमारा रूल हमें हमारे हिसाब से डिसाइड करना है। तो ऐसे में चलते हुए वो सेल्फ डिपेंडेंस या फिर आप कह सकते हो कि सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज के साथ में काम करना शुरू कर देंगे, हमें तो बिल्कुल सेपरेटली चलना है। और यही एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह है कि इस रीजन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म लगातार फलता फूलता जा रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। जॉब की बात करें पुलिस में या सिक्योरिटी फोर्सेस में, यहाँ पर इन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि देखो अगर रोड टाइम पे नहीं है, कम्युनिकेशन लाइंस अगर प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर लोग जो रह रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम है ही, साथ में वहाँ पर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ता चला जा रहा है उसको रोकने के लिए पुलिस फोर्स या सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तो ऑपरेशन कंडक्ट करने होते हैं। तो वो ऑपरेशन कंडक्ट करने में भी पुलिस फोर्सेस को भी तो प्रॉब्लम आती है ही ना। तो देखो यहाँ पर एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है जहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों साथ में मिलकर के काम करें। देखो वायलेंस का जो एक्ट है ना, ये कुछ भी इसके खिलाफ अगर हमें जाना है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को डील तो करना पड़ेगा, इसमें डाउट नहीं है। पर जो ये रूट प्रॉब्लम्स है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, इनकी सबकी इन प्रॉब्लम्स को भी हमें प्रॉपर्ली ध्यान में रख के और इस रीजन में डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, और वार फुटिंग मेथड को हमें अप्रोच बनानी पड़ेगी कि कैसे भी करके हर एक तरीके साम दान दंड भेद कैसे भी करके इस पूरे मुद्दे को ख़त्म किया जाए। अभी ये कल हमने रिपोर्ट देखी थी तो अभी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कन्फाइंड है माओइस्ट एक्टिविटी। बाकी जो और रीजन्स थे ना, जैसे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड हो गया, बिहार वाला रीजन, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर बोला बहुत हद तक कंट्रोल में लाया जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वाई दिल्ली मस्ट टॉक टू नेटो। नेटो से क्यों बात करनी चाहिए दिल्ली को, ये सी राजा मोहन के द्वारा आर्टिकल लिखा हुआ है। देखो इंडिया को जब भी सजेशन दिया जाता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप एंगेजमेंट बढ़ाओ, तो दिल्ली जो है वो कोल्ड स्टेयर देता है, मतलब इग्नोर कर देता है, इस तरीके की बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, कोई इमोशन शो नहीं करता। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें
तो जो पॉलिटिकल टैबू रहा है ना हमेशा से कि इंडिया जो है वो कोई भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा, या फिर इंडिया अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखने से पहले ये देखेगा कहीं हमें किसी देश से खतरा तो नहीं है, वो सारी चीज़ें, जैसे कि हम नैम के मेंबर हुआ करते थे पहले, है ना, कोल्ड वॉर एरा से पहले, और मेंबर तो अभी भी हम खैर, पर हम ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करते। तो फॉरेन पॉलिसी में हम बहुत ज़्यादा कंसर्न होकर के फिर बाद में कदम उठाते थे, और इसी के चलते नेटो जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री अलायंस है, उनके साथ में हमारी इंगेजमेंट बहुत कम है। आज पोस्ट वॉर इरा की बात की जाए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हो गया था, फिर उसके बाद में कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, तब यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज साथ में आए थे, और यूएसएसआर की जो चैलेंज था, उस चैलेंज को रोकने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो को स्टैब्लिश कर दिया गया था। आज आप देखोगे कोल्ड वॉर के टाइम की अगर बात करें, तब से लेकर के अभी तक की बात करें, तो देखो कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया 1991 के अंदर आते आते। सिमिलरली दूसरे जो इश्यूज थे, जैसे कि हम नैम के मेंबर थे, तो हम मतलब नैम के मेंबर हैं, तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं कोल्ड मतलब इशू में चली गई, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था कि ना तो हम यूएसए की तरफ जाएंगे, ना हम यूएसएसआर की तरफ पूरे जाएंगे। वैसे हमारा टिल्ट यूएसएसआर की तरफ था, बट हमारा मेन जो काम था वो ये कि कॉलोनियलिज्म को ज़्यादा प्रमोट होने नहीं देंगे, और हम एकदम न्यूट्रल रहेंगे, दोनों के साथ कोऑपरेट करेंगे, किसी एक के दुश्मन या किसी एक के पूरे दोस्त नहीं बनेंगे। तो नेटो की अगर बात करें, तो आज के टाइम पर नेटो की जो मेन सिग्निफिकेंस थी कोल्ड वॉर की, वो तो चलो डिक्लाइन कर गई, बट फिर भी अभी भी नेटो अपना काम तो कर ही रहा है ना कंटिन्यू। इसके अलावा रशिया और चाइना, रशिया जो कि यूएसएसआर की लेगेसी को चला रहा है, और चाइना वो अपने आप में एक इमर्जिंग पावर बन रही है, जो कि यूरोप और यूएसए दोनों के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज है। बट चाइना और रशिया भी तो नेटो के मेंबर्स के साथ में कंसल्टेशन कंटिन्यू रखते ही है ना, तो हम क्यों हिचक रहे हैं, क्यों हम अपने आप को ब्रेक लगा के रखे हुए हैं। तो इंडिया नेटो डायलॉग की बात करें ना, तो इसमें एक रेगुलर जब कॉन्टेक्ट आ जाएगा, क्योंकि देखो एक मिलिट्री अलायंस है ये नेटो, तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक कॉपरेशन आएगा। रही सही में अभी नेटो क्या है, अपने खुद के प्लान तैयार कर रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में नेटो क्या रोल प्ले कर सकता है, और इंडो पैसिफिक रीजन में आज इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो कि क्वाड मेंबर्स है, तो इंडिया भी तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर ही रहा है ना। तो उस केस में अगर एशिया के वाटर्स में अगर नेटो अपना रोल रिकॉग्नाइज कर रहा है, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया अगर नेटो के साथ में अपनी एंगेजमेंट इंक्रीज करे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ज़रूरत है इस चीज़ की कि अब नेटो के साथ में थोड़ी थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ाने की सोची जाए। इसके अलावा मिलिट्री एक्सचेंज जब होगा, आज नेटो में चाहे यूएस देखो, ब्रिटेन देखो, फ्रांस है, इन मेंबर्स की बात करें तो इनके साथ में तो इंडिया ऑलरेडी बायलैटरल या फिर मिनीलैटरल कैसे भी करके एंगेजमेंट तो कर ही रहा है ना। आज हम राफेल परचेज कर रहे हैं फ्रांस से, ब्रिटेन के साथ में हमारे एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती है, जैसे कॉन्कर्ड एक्सरसाइज हो गई, मालाबार एक्सरसाइज हम यूएसए के साथ, जापान के साथ करते हैं ही। तो जब इन मेंबर्स के साथ में, मेंबर कंट्रीज़ के साथ में ही हम एंगेजमेंट कर रहे हैं मिलिट्री लेवल पे, तो एक नेटो के साथ में कलेक्टिव एंगेजमेंट करने में अभी भी दिल्ली क्यों रुका हुआ है। अच्छा, एक चीज़ दूसरी तरफ कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर चाइना, पाकिस्तान, इंडिया तीनों एक साथ बैठते हैं, जबकि ना तो हमारी चाइना के साथ मिलिट्री एंगेजमेंट प्रॉपर है, दोनों दुश्मनी दिखाते हैं एक दूसरे को, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ में भी हमारे बॉर्डर इश्यूज चलते रहते हैं, तो उनके साथ में भी तो हमने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूब्रिक्स के अंडर में, उसके प्रोविजंस के अंडर में हमने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो परफॉर्म की है ना। इवन पाकिस्तान की आर्मी के साथ में हमारी आर्मी ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट की है, तो फिर नेटो के साथ में क्यों नहीं, क्यों हम इसको एक एंथेमा समझ रखा है, मतलब एक तरीके से हम इसको क्यों अभिशाप की तरह मान के चल रहे हैं। ठीक है, देखो इंडिया की प्रॉब्लम जो है ना, वो नेटो के साथ तो है नहीं, बट प्रॉब्लम जो है वो ये कि दिल्ली की जो डिफ़िकल्टीज रही है ना यूरोप को प्लान करने में, वो अभी की नहीं है, वो सदियों पुरानी है। जब कॉलोनियल एरा शुरू हुआ था तो पहले तो कलकत्ता कैपिटल हुआ करती थी, देखो ब्रिटिश एम्पायर की, फिर 1911 में दिल्ली को कैपिटल बना लिया गया था यूरोपियंस के द्वारा। तो ऐसे में आप देखोगे कि ब्रिटिश आइज के थ्रू ही इंडिया ने अपनी रिलेशनशिप बनाई यूरोप के साथ में। ठीक है, ब्रिटेन ने जो सोचा उसी तरीके की रिलेशनशिप बनाई। अब इंडिपेंडेंस के बाद में हमने, हमारा जो टेंडेंसी थी वो क्या कि देखो हमने
यूरोप को रशियन लेंस से देखना शुरू कर दिया। जो यूएसएसआर था उसके साथ में हमारे रिलेशनशिप इंक्रीज होने लग गए थे। तो ऐसे में क्या हो गया, रशियन लेंस हमारी आंखों पे लग गए, अब रशिया के थ्रू देखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि जो यूरोपियन फ्रेमवर्क अभी वो थोड़ा थोड़ा सा अब डाइवर्सिफाई होने लगा है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नेटो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है कि नहीं, जब हम यूरोपियन यूनियन के अलग अलग कंट्रीज और इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ उसके साथ में जब एंगेजमेंट कर रहे हैं तो हम क्यों ना और ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाएं और ज़्यादा कॉपरेशन लेकर के आएँ। ब्रिटिश रूल की अगर बात करें, देखो ब्रिटेन का जब रूल था ना हमारे यहाँ पर, तो ब्रिटेन का ये था कि कैसे भी करके सब कॉन्टिनेंट से उनको कोई उखाड़ के ना फेंके, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा शायद किसने कहा था, एक एक्सपर्ट थे कि अगर ब्रिटेन के हाथों से इंडिया निकल गया है तो ब्रिटेन की जो अंपायर है ना उसका जो सन है वो एकदम सनसेट हो जाएगा एकदम से। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट क्या था कि ब्रिटेन जो था वो इंडिया को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता था। तो दूसरे यूरोपियन पावर्स के साथ में ब्रिटेन ने लड़ाई की। सबसे पहले तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, पोर्चुगीज़ को, डच को और फ्रेंच को, इनको हरा करके बिल्कुल पॉकेट्स में फिक्स कर दिया था। डचेस को तो बिल्कुल ही एग्रीमेंट के बेसिस पे कर दिया कि भाई हाँ, इंडोनेशिया मलेशिया वाले रीजन में तो आप लोग करो अपना ट्रेड और इंडिया वाले रीजन में हम करेंगे। फ्रांस को और पोर्चुगीज़ को इनको क्या किया, बिल्कुल छोटे छोटे पॉकेट्स में फिक्स कर दिया कि हाँ भाई अब तुम हमारे लिए राइवलरी नहीं क्रिएट करोगे। तो ऐसे क्या हो गया कि पहले तो यूरोपियन पावर्स के साथ में ब्रिटेन की जो लड़ाई थी उसका असर चलता रहा इंडिया में। ठीक है, फिर दूसरी तरफ इन्हीं राइवलरीज के साथ में, इन्हीं दुश्मनों के साथ में जो यूरोपियन पावर्स थी उनके साथ में ब्रिटेन की जो हेजेमनी थी उसको मेंटेन करने की ब्रिटेन ने कोशिश की इनके साथ लड़ाई करके, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे रशिया हो। इसको बोला जाता है ग्रेट गेम, कि कैसे भी करके नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में बहुत सारे हैं तो उनको हमें लूज नहीं करना है। इसके अलावा आज आप देखोगे ये जो सस्पिशियन था ना ब्रिटेन का यूरोप को लेकर के कि भाई यूरोपियन पावर्स जो हैं वो ब्रिटिश अंपायर को कोलैप्स करवा देंगी, तो वो ही डाउट हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं बैठ गया। इसके अलावा आप देखोगे कि जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो सोवियत यूनियन एक ऑप्शन निकल के आता है, या फिर आप देखो जो स्ट्रगल टाइम था उस टाइम पर भी जो हमारे लीडर्स थे वो सोवियत यूनियन के साथ में ज़्यादा एंगेजमेंट करने लग गए थे। दूसरी तरफ जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पर हमारी जैसे यूएसएसआर के साथ में 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली थी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम की, इंदिरा गांधी जी। तो उससे क्या हो गया कि हमारी एंगेजमेंट अब सोवियत यूनियन से तो पहले ब्रिटेन हो गया, अब यूएसएसआर के लेंस से हम देखना शुरू कर देंगे। तो लगातार पिछले 3 सेंचुरीज से हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कुछ चाहा वो किया हमने, या उसके लेंसेज के हिसाब से सोचा, और वो जो कॉपरेशन रखती थी यूरोपियन पावर्स के साथ में उसी को हमने कंटिन्यू रखा। कहने का मतलब ब्रिटेन जहाँ पे जा रहा था उसके पीछे पीछे हम लग रहे थे। फिर जैसे 20th सेंचुरी की शुरुआत होती है 1901 से लेकर के फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो फेज़ है उसमें, तब हमारे जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो लोग कहीं ना कहीं यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस थे कि हाँ यूरोपियन पावर्स को अगर उखाड़ के फेंकना है तो उसमें हमें कहीं ना कहीं रशिया बहुत हेल्प कर सकता है। रही सही में जर्मनी के साथ में भी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होने लग गए थे। अब उसमें आप देखोगे कि फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी 1915 में काबुल में। किसके मतलब फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काबुल में स्टैब्लिश हुई थी 1915 में, और उसके हेड किसको बनाए गए थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और मौलाना बरकतुल्ला। ये 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीज़ें अच्छी आ रही हैं, हो सकता है आपकी बार प्रीलिम्स पर क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो इनकी लीडरशिप में फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश हो गई। फिर सोवियत यूनियन के साथ में हमारे एंगेजमेंट, हमारे जो लीडर्स थे, इंडियन रेवोल्यूशनरीज जो थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनकी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट हुई कि कैसे भी करके ब्रिटेन को अगर उखाड़ के फेंकना है तो हमें रशिया बहुत हेल्प कर सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए थे कि कैसे भी करके ब्रिटिश अंपायर को ख़त्म करना है इंडिया से या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, तो जर्मनी का सपोर्ट मिला था। और उसमें आप देखो कि कितना डाइवर्सिफाइड मैनर में एंगेजमेंट देखने को मिली। तो पहले ब्रिटेन, फिर उसके बाद में रशिया, तो अलग अलग लेंसेज। तो हमेशा यूरोप के साथ में हम 100% कभी भी एंगेज नहीं कर पाए। तो कोल्ड वॉर जो था वो शुरू हो जाता है फिर 1945 के बाद में, और उसी का असर आज कहीं ना कहीं मतलब कोल्ड वॉर की वजह से नेटो स्टैब्लिश हुआ था कि उसमें यूएसएसआर को रोकना था कैसे भी करके। ठीक है, तो आज तो
कोल्ड वॉर के बाद में जो नेटो के जो मेंबर्स हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो तो न्यूएंसिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं, जैसे ब्रेग्जिट का भी रिसेंट ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इंडिया ने अब धीरे धीरे वेस्ट यूरोप के साथ में अपने रिलेशनशिप को एक्सटेंड करने की कोशिश की है। वो हम देखेंगे कि कौन कौन से मुद्दों पर एंगेजमेंट हमने अभी शुरुआत की है। इसके अलावा यूएस और ईस्टर्न यूरोप, इनके साथ में भी आप देखोगे तो इनके रिलेशन देखो कि वेस्टर्न यूरोप जो था वो तो यूएसए का एक्सटेंशन कहा जाता था कोल्ड वॉर के टाइम पे, और ईस्टर्न यूरोप वो सोवियत सैटेलाइट बोले जाते थे, मतलब कि जहाँ पर यूएसएसआर जाएगा वहीं पर ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज चलते थे। इसी तरीके से यूएस जहाँ जाएगा वहाँ पर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस हो गया, ये जर्मनी हो गया, जर्मनी तो इतना कुछ फिर भी कहीं ना कहीं जर्मनी इन्वॉल्व था, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, ये सारे के सारे। बट आप देखोगे कि आज तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया ना सिनेरियो, कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा है यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं या नेटो के मेंबर्स हैं उनमें खुद में। बट प्रॉब्लम कहाँ है? दिल्ली की जो रिजिड आइडियोलॉजी है उसमें, कि हमने जो एक आइडिया सेट कर रखा है ना कि हाँ ईस्ट और वेस्ट डिवाइडेड है, नॉर्थ और साउथ डिवाइडेड है, इनके बीच में कोई एंगेजमेंट नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या हो गया कि हमने अभी भी वो टैबूज जो ब्रिटिश लेंसेज से, यूएसएसआर के लेंसेज से सेट कर रखे हैं यूरोप को लेकर के और या फिर नेटो को लेकर के, वो अभी भी हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि एक क्रिएटिव रूम बनाया जाए जिससे कि यूरोप के साथ में एंगेजमेंट प्रॉपर हो सके। 1990s आते आते बर्लिन वॉल का गिरना और सोवियत यूनियन की जो डिमांड थी वो भी कहीं ना कहीं कॉलेप्स हो गई। अब आप यूरोप की बात करें अगर हम, तो हमारा जो रिलेशन रहा ना यूरोप के साथ में, या फिर यूरोपियन यूनियन की कैपिटल क्या है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स ही यूरोपियन यूनियन की कैपिटल है। तो दिल्ली और ब्रुसेल्स की जो एंगेजमेंट है वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो एंगेजमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? जो कमी है ना उस चीज़ को पूरा करना, और वो कमी क्या है? हाई लेवल पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कि जहाँ पर सरकार जो है वो अपने हिसाब से कदम उठाए। तो जब एक यूरोप जो नए तौर पे इमर्ज होकर के आ रहा है तो उसको हमें हार्नेस करने की ज़रूरत है, और ये कहीं ना कहीं करंट रेजिम ने किया भी है कि जो अभी तक प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल नेग्लेक्ट था ना कि यूरोप के साथ में, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में, अलग अलग ग्रुप्स के साथ में एंगेजमेंट इंडिया ने नहीं कर रखी थी, वो अब इंडिया ने शुरू की है। जैसे कि 2018 में जो फ्रैंको जर्मन अलायंस है उसके साथ में या एंगेजमेंट करना। इसके अलावा जो नॉर्डिक नेशंस हैं जिनमें आप देख सकते हो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये कंट्रीज़ आते हैं, इनकी जो समिट है इनमें एंगेज करना। आज यूरोप एक मोनोलिथ थोड़े ना है कि यूरोप थोड़े ना है, आज यूरोप सब रीजन्स में भी डिवाइडेड है, उन सब रीजन्स को भी हमें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। सिमिलरली अभी जो करंट रेजिम है वो एंगेज कर रहा है लगातार सेंट्रल यूरोप, जो वाइसगार्ड 4 है। वाइसगार्ड 4 कौन से हैं? जो सेंट्रल यूरोपियन 4 कंट्रीज़ हैं जिनके नाम आप लिख लो, एक तो चेक रिपब्लिक, एक हंगरी, एक पोलैंड है, एक स्लोवाकिया है। ये 4 कंट्रीज़ मिलकर के सेंट्रल यूरोपियन वाइसग्रेड 4 बनाते हैं, वाइसग्राड 4। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली वाइसग्राड 4 न्यूज़ में था, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनके नाम है चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया। इनके साथ में भी हमारे एंगेजमेंट लगातार बनते चले जा रहे हैं। तो दिल्ली अब धीरे धीरे यूरोप को अपने ही तरीके से अपने खुद के इंडिपेंडेंट आइडिया के ऊपर अब ट्रीटमेंट देना शुरू कर चुका है। तो अब नेटो के साथ में एंगेजमेंट करना प्रैक्टिकल अप्रोच होगी कि नहीं, जब हम यूरोप को हम सही तरीके से या न्यू ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। और रही सही में नेटो भी तो अब इंडो पैसिफिक रीजन में अपने खुद के प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम कैसे भी करके एशिया के जो वाटर्स हैं वहाँ पर वो अपनी प्रेजेंस शो करें। तो देखो नेटो एक इंप्रेसिव मिलिट्री अलायंस है, वहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जब यूरोपियन यूनियन के साथ में हम एंगेज कर रहे हैं तो नेटो के साथ एंगेज करने में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज़ ठीक है कि रशिया जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के नाराज़ हो सकता है। बट आप एक चीज़ बताओ, नेटो मेंबर्स की ही बात की जाए तो ग्रीस और टर्की, ये दोनों नेटो के मेंबर हैं, इन दोनों के बीच में भी तो लड़ाई है ही ना। तो रशिया और इंडिया आज बहुत मैच्योर कंट्रीज हैं, ठीक है, दोनों को बहुत हद तक समझने की ज़रूरत है और समझते भी हैं एक दूसरे की बातों को कि हाँ अपनी खुद की रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज
नेटो की बात करें तो ये कोई 100% सक्सेसफुल भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नेटो सक्सेसफुल मिलिट्री अलायंस रहा कोल्ड वॉर के टाइम पे, बट अभी आप देखोगे तो नेटो मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, या फिर नेटो के अलग अलग जो मिशंस चल रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान में चल रहे हो, चाहे इराक में चल रहे हो, चाहे लीबिया में चल रहे हो, वहां पर भी आप देखोगे तो कोई वंडर नहीं किया है, कोई और नहीं किया है, AWE और का मतलब होता है कोई वंडर नहीं किया है जो कि नेटो की तरफ अट्रैक्ट करे। बट आज अगर हम यूरोपियन यूनियन के अलग अलग कंट्रीज के साथ में एंगेज कर रहे हैं, या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड जैसी ग्रुपिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर आज नेटो के साथ में हमारी जो रिलेशनशिप है उसको हम रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते। आज देखो इंडिया जो है नेटो के साथ में अगर सस्टेनेबल मैनर में कंटिन्यूअस एंगेजमेंट करता है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर साथ मिलकर काम किया जा सकता है, जैसे कि टेररिज्म को रोकना, जो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग देश हैं वो दुश्मन देश, मतलब दुश्मन देश एक दूसरे के दोस्त बनते चले जा रहे हैं, दोस्त हैं वो दुश्मन बनते चले जा रहे हैं, तो ये चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स। इसके अलावा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करना, या फिर जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज है उसका फ़ायदा मिलना, या फिर कोई नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, नया कोई पॉलिसी है कि कैसे हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है वो, या फिर इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट की बात करें नेटो की दिल्ली के साथ में तो उसका बहुत असर पड़ेगा। आज नेटो में 30 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, 30 कंट्रीज स्टेट है, तो वहाँ पर अगर एंगेजमेंट आता है तो 30 कंट्रीज के साथ में हमारा एंगेजमेंट बहुत हद तक हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। तो रशिया की तरफ से ऑलरेडी हमने देख लिया, देखो क्वाड जब आया था तब रशिया ने अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन बिल्कुल ओपन किया है, छुपा करके कुछ भी नहीं किया। तो अगर नेटो के साथ भी हम एंगेज करेंगे तो उस केस में हमें ज़्यादा कुछ कंसर्न रहने की ज़रूरत नहीं है कि रशिया क्या सोचेगा। अभी हमें ज़रूरत है कि आज देखो मॉस्को भी तो एंगेज कर रहा है ना बीजिंग के साथ में, जबकि बीजिंग के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो फिर रशिया ने हमें क्यों मतलब राजी रखने के लिए बीजिंग से रिलेशनशिप क्यों नहीं तोड़ी अभी तक। तो नेशनल इंटरेस्ट को हमें ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अभी बेसिकली जो लार्जर स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स जो चल रहे हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन में, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। दोनों रशिया और चाइना की अगर बात करें, बायलैटरल एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हद तक चल रहा है, और दोनों का ही एंगेजमेंट आप देखोगे यूरोप के साथ में भी बहुत हद तक चल रहा है। तो यूरोप के साथ में ये दोनों दुश्मनी भी रखते हैं और एंगेजमेंट भी करते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी है। इवन ब्रसेल्स, दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन में भी अलग अलग आवाज़ें निकलती रहती हैं कि भाई हमें रशिया के साथ एंगेज करना चाहिए, डायलॉग स्टैब्लिश करना चाहिए। तो इंडिया ही क्यों अपने आप को रोके हुए है? आज यूरोपियन रीजन जो है, यूरोप है, वो बहुत हद तक चेंज हो चुका है, तो हमें इस रिलक्टेंस को हटाना चाहिए और नेटो जैसे जो मिलिट्री अलायंसेज हैं उनसे हमें लर्निंग करनी चाहिए, एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, डिसफंक्शन इन बॉन्ड मार्केट। आर्टिकल लिखा है नीलकंठ मिश्रा के द्वारा। देखो, जब भी कभी कोई लोन लिया जाता है, सरकार अगर उधार लेती है तो सरकार उस उधार लिए हुए के ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करेगी। अब वो इंटरेस्ट पे कहाँ से करेगी, आप ये बताओ? जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी मनी से ही तो करेगी ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक हाथ जो कि सेविंग की बात करता है, दूसरा हाथ जो टैक्स देता है। तो सेवर्स जो हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, उन बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट रेट सरकार को देनी होगी उन सेवर्स को, वो कहाँ से निकाल के देगी? इधर जो टैक्स पेयर्स ने टैक्स मनी दी है उसमें से निकाल करके। तो यहाँ पर सरकार का खुद का कौन सा पैसा लग रहा है यहाँ पे हाथ से? क्यों वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे यहाँ पे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बॉन्ड मार्केट की क्या है कि जो डिसीजन मेकर्स है ना सरकार में, उन पर कोई असर नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि टैक्स पेयर्स की मनी को वो इंटरेस्ट के तौर पे पे कर देते हैं और अपने खुद के जो काम है वो बनाते रहते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। दूसरी तरफ अगर कोई प्राइवेट बोरोवर होगा तो वो तो भाई बहुत सोच समझ करके पैसा निकालेगा ना, ऐसे थोड़े ना होगा। प्राइवेट को तो क्या होगा कि बॉन्ड अगर रिलीज करेगा तो भाई और लोगों ने इन्वेस्ट किया है और उस बॉन्ड पर जब इंटरेस्ट रेट देनी होगी, इंटरेस्ट पे करना होगा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, तो वो अपने खुद के पॉकेट से पैसा निकाल के देगा। तो उस केस में वो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, जबकि गवर्नमेंट में केस बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक तो क्या है हमारे बॉन्ड मार्केट में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट पर जो ऑफिशियल्स हैं या फिर गवर्नमेंट का जो भी कुछ जो डिसीजन मेकर्स हैं उन पर डायरेक्ट कोई असर नहीं है इस बॉन्ड मार्केट में क्या लेन देन हो रहा है या टैक्स पेयर्स पे कितना बर्डन बढ़ चुका है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो उधार लेती है
उसका जो कॉस्ट मतलब उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना या फिर जो भी टाइम पे ऑब्लिगेशंस है, लाइबिलिटीज़ है, उनको पूरा करना, वो आज के टाइम पे बहुत हद तक बढ़ चुका है। पर एक चीज़ देखी जाए तो गवर्नमेंट ने जो उधार ले रखा है वो जीडीपी के कंपैरिजन में 1% से ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी है। मतलब कि पिछले साल का कंपैरिजन अगर आज से करें तो गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट या फिर जो भी बोरोइंग की कॉस्टिंग बियर करती है, जो भी उधार लिया हुआ पैसा है उसका जो ब्याज चुकाती है सरकार, उसका असर हमारी जीडीपी के कंपैरिजन में 1% और ज़्यादा बढ़ गया है। इससे क्या हो गया, सरकार के ऊपर और ज़्यादा बोझ बन गया। जो एक्सचेकर है उसके पास में पैसे और कम पड़ गए। तो इसमें क्या हो गया, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं और खर्चा नहीं कर पा रही है। और खर्चा नहीं कर पा रही तो आपको पता है ही कि आज इकोनॉमी कैसे रुकी पड़ी है। उसका असर क्या हो रहा है कि रुकी पड़ी है तो इकोनॉमी घूम नहीं रही है, तो लोग पैसा ही नहीं घूमेगा तो फिर बाद में कैसी इकोनॉमी इंक्रीज ही नहीं हो पाएगी। तो अभी क्या है, सरकार के ऊपर भी लिमिटेशंस लगी हुई है कि ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट जो है वो खर्च नहीं कर पा रही है। क्योंकि एक होती है ना कि आप लोन को एक तरीके से रिपेयर करते रहते हो, रीपे करने का जो लोड रहता है वो बहुत हद तक बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू कम रही है अभी कोविड-19 के चलते, और रही सही में खर्चा वो का वो और बढ़ाने की कोशिश और की। ठीक है, तो उसके चलते क्या हो गया, सरकार के पास में फिस्कल स्पेस बहुत कम रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, आरबीआई की बात करें, आरबीआई देखो हर साल या मतलब मॉनेटरी पॉलिसी की जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब मीटिंग होती है तो पॉलिसी रेट फिक्स कर देते हैं ना। तो पॉलिसी रेट को हम बहुत ज़्यादा यूँ मानते हैं कि हाँ आरबीआई ने जो रेट फिक्स की है उसका बहुत असर पड़ेगा। पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे कल हमने एक चीज़ देखी थी, स्मॉल सेविंग स्कीम की जो हमने डिस्कशन की थी, उसमें क्या था कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो अगर बॉन्ड रिलीज करती है तो उस पर जो बोरोइंग आती है, सरकार के पास में जो पैसा आता है उसकी इंटरेस्ट रेट, और दूसरी आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे रेपो रेट को इनको वेरी करता है, वो ये दोनों की दोनों कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली बहुत सेपरेटली ऑपरेट होती हैं। तो इधर आरबीआई ने जो रेपो रेट फिक्स की है वो, और इधर सरकार जो उधार लेती है वो, गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट अगर इसको बोलें तो इनका जो डिफरेंस है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि सरकार मार्केट से पैसा उठाना चाहती है ना, तो सरकार क्या करेगी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगी, सस्ते से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगी कि हाँ हम आपको 8% 5% इंटरेस्ट रेट दे देंगे, आप तो इन्वेस्ट करो हमारे बॉन्ड्स में। तो फिर लोग बैंकों में पैसा ना लगा करके किस में लगाएंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में। दूसरा एक तो ये हो गया इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, इसको बोलते हैं टर्म प्रीमियम, जिसमें रेपो रेट और गवर्नमेंट को जो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है ना, जो भी गवर्नमेंट को उधारी लेनी होती है उसकी जो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है सरकार को, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं टर्म प्रीमियम, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक तो ये वजह है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो आरबीआई की तरफ से जो रेपो रेट फिक्स कर दी गई है उसके चलते अभी जितना असर बैंकों की फंक्शनिंग में होना चाहिए, हम यही तो देखते हैं ना कि आरबीआई ने रेपो रेट कितनी फिक्स की है, बैंक किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नलीफाई कर दी जाती है गवर्नमेंट जब अपनी तरफ से ये कदम उठाती है। तो आप एक एग्जांपल लो कि मान लो 10 साल का कोई लोन प्रोविजन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से निकाला, उधार लेने की बात की, मार्केट से पैसा उठाने की बात की, तो आप एक चीज़ बताओ, लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे या दूसरी कोई एंटिटी की इन्वेस्ट करेंगे? तो यहाँ पर अट्रैक्शन किसकी तरफ जाएगा, गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, नो रिस्क फैक्टर रखती है या फिर बिल्कुल जीरो के इक्वलेंट रिस्क रहती है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के पैसे में अगर इन्वेस्ट किया जाए। क्योंकि इसकी वजह क्या होती है, देखो आप सिंपल सी कैलकुलेशन देखो, सरकार है, सरकार तो क्या करेगी, अगर पैसे की कमी आएगी तो पैसा प्रिंट करवा लेगी आरबीआई को बोल करके। अब आरबीआई को पैसा प्रिंट करवा देगी तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको पैसा वापस दे सकती है कि नहीं, तो लोग सरकार की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आरबीआई भी जो है वो सरकारी बॉन्ड्स को रिलीज करता रहता है, बेचता रहता है, जिससे कि सरकार की जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। तो ऐसे में क्या आ रहा है, हर एक चीज़ में सरकारी काम बहुत ज़्यादा और प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो दूसरे इंडिपेंडेंट रोल जो हमारी इकोनॉमी में प्ले हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन करते चले जा रहे हैं। आज जो टर्म प्रीमियम मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि जब रेपो रेट है वो और गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको टर्म प्रीमियम बोल दिया जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा राइज हो गया है, लगभग आप देखोगे तो पिछले 10 सालों में 215 बेसिस पॉइंट का
राइज देखा गया है। तो इसकी वजह से सरकार की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है। अब अट्रैक्शन तो सरकार की तरफ है, पर क्या सरकार उस अट्रैक्शन को फुलफिल भी कर पा रही है कि नहीं, ये चीज़ बहुत बड़ी चिंता का कारण है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी तरफ से प्लान करती है, मार्केट को सोच समझ करके फिर बाद में देखती है कि मार्केट में लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे। और अभी हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो रेपो रेट है उसको राइज करने से अभी एक बार रोका हुआ है खुद को, क्योंकि मार्केट में अगर लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि अभी क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, रिसेशन, एक टेक्निकल रिसेशन से हमारी इकोनॉमी बाहर निकली है। टेक्निकल रिसेशन का मतलब होता है कि बैक टू बैक अगर क्वार्टर्स में नेगेटिव जोन में अगर हमारी इकोनॉमी परफॉर्म करती है, उसको टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं, राइट। तो आप देखोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी भी अकोमोडेटिव स्टांस पे चल रही है। दैट मीन्स कि रेपो रेट्स को राइज करने की या जो पॉलिसी रेट है उसको राइज करने का बिल्कुल टारगेट नहीं है। इवन इन्फ्लेशन पे ना ध्यान दे करके अभी टारगेट है कि इकोनॉमी सही से काम करे। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है, वो है फिस्कल पे। जैसा कि हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ अट्रैक्टेड ज़्यादा होते हैं इन्वेस्टर्स, बट बॉन्ड मार्केट की परफॉर्मेंस आप देखो कि सरकार ने टारगेट जितना किया था पिछले 2 सालों, 2 फिस्कल ईयर में, 2020-21 की अगर बात करें या 2021-22 की अगर बात करें, तो सरकार ने जितना टारगेट किया है ना बॉन्ड रिलीज करने का, उतना सरकार बॉन्ड को रिलीज कर ही नहीं रही है। तो एक तरफ तो आपने अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया और दूसरी तरफ रही सही में आपने पैसा मार्केट से उधार भी नहीं लिया। तो कैसे इकोनॉमी एक सर्कुलेशन में आएगी, नहीं आ पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। जहां पर टारगेट किए गए थे 80,000 करोड़ के, सरकार ने उठाए केवल 60,000 करोड़ रुपए। तो भाई मार्केट से पैसा क्यों घूमेगा, 20,000 करोड़ का तो ब्रेक यहीं पे लग गया। रही सही में टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें, तो टैक्स कलेक्शन पे तो देखो फिर भी कहीं ना कहीं सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है, पर दूसरी तरफ जो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए वो भी तो डाउन होता चला जा रहा है। आज सरकार का मतलब यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट, आप ध्यान रखना। आज स्टेट गवर्नमेंट्स को जब जीएसटी का प्रॉपर हिस्सा नहीं मिल रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना बॉन्ड रिलीज करो और मार्केट से आप उधार उठा सकते हो। तो उस केस में अभी तक जो मेजर लगभग आप देखोगे 14 स्टेट्स हैं, उन मेजर 14 स्टेट्स का ओवरऑल डेफिसिट देखोगे ना, वो 3.3% ही है, जो कि 4% का टारगेट रहता है एवरेज। 4 ± 2 का ही तो रहता है। तो डेफिसिट का आप देखो, सॉरी वो इन्फ्लेशन वाला बोल दिया मैंने, कि 4% का टारगेट दिया हुआ है, उसके कंपैरिजन में कितना डेफिसिट है स्टेट्स पे, 3.3%। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं कदम उठाने में सरकारें घबरा रही हैं, या फिर जितना पोटेंशियल सरकार को लग रहा है या लगता है उतना सरकार कर नहीं रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कंसर्निंग है एक इकोनॉमी के लिए। तो ये क्या हो गया, एक डिसफंक्शन हो गया कि सरकार अट्रैक्ट खुद की तरफ कर रही है और परफॉर्म कर नहीं रही है। तो इसकी वजह से डिसफंक्शनिंग बहुत ज़्यादा चल रही है हमारे बॉन्ड मार्केट में। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए करने की ज़रूरत क्या है कि सरकार जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, और उसके लिए जो बॉन्ड जो रिलीज किए जा रहे हैं ना अलग अलग हाउसेस के द्वारा, उनको ज़्यादा एक्सपेंड करे। यहाँ पर सवाल एक ये आ जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो मार्केट से पैसा बोले इसलिए नहीं उठा रही है। गवर्नमेंट का ये जो रिलेक्टेंस है ना बॉन्ड रिलीज ना करने का, उसके पीछे बोला गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देनी पड़ती है। तो उसके चलते सरकार अभी दिमाग लगा रही है कि बोलो जो भी कोलेट्रल्स हैं, जैसे कि हमने अभी देखा ना डिसइन्वेस्टमेंट जो किए जा रहे हैं एक तरीके से, या फिर कहीं पर भी सरकार के पास में कोई भी एसेट है उसको गिरवी रख करके जो पैसा मिल रहा है वो सस्ते में मिल जाए। देखो वही कैलकुलेशन, रेपो रेट अगर कम है, सरकार जो बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट रेट देती है उससे, तो सरकार भी तो फिर रेपो रेट के ऊपर रिलाई कर लेगी ना, क्यों फिर बॉन्ड रिलीज करेगी जब सस्ते में बैंक ही अवेल करा देंगे। तो ऐसे में बॉन्ड मार्केट अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो जरूरत किस चीज की है, सोवरेन बॉन्ड्स को और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया जाए। इसके लिए यहां पर सजेशन दिए जा रहे हैं कि रिसेंटली जो सरकार ने कदम उठाए हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर मान लो बाहर की कोई कंपनी है ABC, वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में, मान लो जो हमारे सेंसेक्स है उसमें इन्वेस्ट, सेंसेक्स में जो टॉप कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करती है। तो FPI जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे, इस ABC कंपनी को अपना रुपया देंगे और ABC को कहेंगे कि तुम यहाँ पर सेंसेक्स में इस कंपनी में हमारा पैसा लगा दो। तो इस रूट के थ्रू आएंगे। अब इसमें क्या हो गया, मान लो सेंसेक्स डाउन चला गया, इंडियन इकोनॉमी थोड़ी क्राइसिस का सामना कर रही है, तो ये लोग पैसा सट से निकाल लेंगे बाहर। तो यहां पर जरूरत किस चीज की है
कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, इनको सीधा इन्वेस्ट कराओ, सीधा इंडिया में, सीधा हमारे एक कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी और तैयार कर दो। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स, ये एक इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स जो है ना, इसमें क्या होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर पाएंगे हमारे यहाँ पर। इससे क्या होगा कि वो जल्दी से पैसा नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस रहेगा, टर्म्स की बात रहेगी और एक डायरेक्ट लिंक रहेगा उनका इन्वेस्टमेंट जहां पर भी करेंगे उस एंटिटी के साथ में। तो इससे क्या हो जाएगा कि इकोनॉमी में कभी अचानक से डॉलर बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी डॉलर बहुत जल्दी निकल रहा है, वो टेंशन नहीं रहती। होता क्या है देखो कि जब कभी भी डॉलर्स के नंबर अगर ज़्यादा हो जाते हैं, मान लो मार्केट में डॉलर बहुत ज़्यादा आ गया, तो वहाँ पर आरबीआई की ड्यूटी बनती है कि रुपया जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में ज़्यादा राइज ना कर जाए, क्योंकि अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में राइज होगी तो हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को मेंटेन करना है हमें, तो क्या करेगा आरबीआई वहां पर, डॉलर के नंबर अगर इंक्रीज हो गए मार्केट में तो डॉलर को आरबीआई खरीदेगा, तो उसके चलते मार्केट में पैसा और रुपया और आ जाएगा। इससे क्या हो गया, रुपया एप्रिशिएट नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं हो पाएगी, मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो आरबीआई फिलहाल इस चीज को ज्यादा टैकल करने में फोकस्ड है, रही सही में जो दूसरे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को छोड़े हुए है अभी आरबीआई। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा गुत्थियां उलझी हुई है हमारे यहाँ पर, और उसी वजह से कहीं ना कहीं जो बॉन्ड मार्केट है वो भी इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहा है। तो बॉन्ड मार्केट को हमें थोड़ा सा क्लियर लेकर के आने की, क्लैरिटी लाने की जरूरत है। देखो सीधी सी बात है कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा रैशनल्स होने चाहिए कि क्यों पैसा निकाला गया, क्यों नहीं, क्यों इतना पैसा आ रहा है। तो उसके लिए क्या हो, एक वेल मैनर में एक रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। रही सही में सरकार को भी फिस्कल स्पेस को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, जिससे कि इकोनॉमी में जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी देखो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो। ऐसा नहीं सरकार ही सारा पैसा उठा लेगी, इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट, बोलते हैं एक तरीके से, कि सरकार ही अगर सारा पैसा उठा लेगी तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं, प्राइवेट सेक्टर के पास में पैसा नहीं रहेगा। तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि एक मतलब एक गति से काम करने की ज़रूरत है, और केवल सरकार ही नहीं, इसके अलावा जो भी बोरोइंग कॉस्ट है हमारे यहाँ पर इकोनॉमी में वो हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अब देखो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, तो आरबीआई भी अपनी तरफ से अकोमोडेटिव स्टांस लगाए रखा है। तो अब इस बॉन्ड मार्केट को भी हमें थोड़ा सा स्मूथ बनाने की ज़रूरत है। तो डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।